गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आ गया वो वक्त जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि LIC की AA की पोस्ट की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर है। जो बैंकिंग और इंश्योरेंस जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक की, और खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनकी बैंक की तैयारी बहुत पहले से चल रही है, PO या क्लर्क की, और उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे समय में LIC के द्वारा AA यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की वैकेंसी आना एक बून और ब्लेसिंग के ही समान है, जो काफी सालों के बाद वैकेंसी आई है। हालांकि कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 300 मात्र वैकेंसी है। लास्ट टाइम जब आई थिंक मैं रिकॉल कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी LIC में हूं, अगर मैं रिकॉल कर सकता हूं तो करीब 7 से 8 साल पहले 700 वैकेंसी आई थी AA की, जो बहुत ही कम मानी थी। उस समय भी काफी हाई कट ऑफ गया था, और 300 में तो गदर हो जाएगा, गदर मच जाएगी। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के YouTube चैनल पे। और आज हम लोग नोटिफिकेशन देखने वाले हैं जो LIC AA की आई है 300 वैकेंसी के लिए, जो LIC के वेबसाइट के कैरियर वाले कॉलम में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी होगी, और कैसे आपका अप्रोच होगा। तो जैसा कि मैं खुद भी एक LIC में हूं, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर मैं LIC में काम करता हूं। क्लास 2 ऑफिसर है, ये क्लास 1 ऑफिसर है, मेरा जो है वो क्लास 2 ऑफिसर है। तो इसके बारे में मैं बेहतर बता सकता हूं, और खास करके इसका जो इंश्योरेंस और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसके बारे में मेरी तगड़ी पकड़ है, तो मैं उसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूं। तो देखिए LIC AA यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में जो जनरलिस्ट का पोस्ट है, जिसके लिए आप में से हर कोई एलिजिबल है। अगर आपकी बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, BA हो, BSc हो या BCom हो, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप LIC के AA के जनरलिस्ट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 31 मार्च इसका आपको लास्ट डेट दिया हुआ है, सारा मेरे ख्याल से मेंस की परीक्षा सब लेके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे, जितनी जानकारी की आपको जरूरत है उतनी ही जानकारी यहां पे है। टोटल वैकेंसी यहां पे कितनी है? 300। जी हां, और इस 300 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए 300 वैकेंसी है, जिसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 112 पोस्ट है। इसमें पिछले साल का जो बैकलॉग है, बैकलॉग को ऐड करके, जो कि 20 या 22 करीब है, उसको ऐड करके इतना आया है। इसके बाद SC है, इसमें भी 4 या 5 बैक है, 46 पोस्ट है, बैकलॉग 4 था, मिलके 50 हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो SC के 50 है, ST के 27, OBC के 84 वैकेंसीज है, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इसके लिए 27 वैकेंसी है। यानी कि सबको अगर टोटल करें तो कुल मिला के 300 वैकेंसी है LIC के AA पोस्ट के लिए। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, बार बार इसकी वैकेंसी तो निकलती नहीं है, 7 से 8 सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। पूरा का पूरा बैंक का पैटर्न है, लेकिन जो लेवल होता है वो SBI PO लेवल का होता है या RBI ग्रेड B लेवल का होता है, इसे अनदेखा ना करें। ठीक है, तो ये था पहला चीज, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, 300 वैकेंसी है, जहां जनरल के लिए केवल 112 वैकेंसी है। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो ये स्लाइड देखें, यहां पे क्या है, जो भी विजुअली हैंडीकेप्ड है या LD, VI, हियरिंग इंपेयरमेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी वैल्यू है, इनके लिए टोटल 22 वैकेंसी जो है LIC AA में अलग से रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट डेट, आज मकर संक्रांति, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, आज ही शुरू हो रही है इसका भरने का जो डेट है, जो इसको आपको जो फिलअप करना है, यानी कि जो फॉर्म फिलअप का जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है आपका, ये आपका आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 15 जनवरी 2023, यानी कि आज। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट जो है भरने की वो है 31 जनवरी 2023, यानी कि आपके पास कुल लगभग मान के चलिए 15 से 16 दिन है, आप इसे भर ले। और बिल्कुल भी लास्ट टाइम का वेट ना करें, क्योंकि इसमें इतनी रश होगी और सेंटर आपका उतना ही दूर हो जाएगा। तो बेहतर है जितनी जल्दी इसको आप फिलअप कर ले, बायोडाटा रेडी रखें, उसके बाद तुरंत इसको फिलअप कर ले। ठीक है, आप कॉल लेटर, प्रीलिम्स के लिए जो कॉल लेटर है, आप 7 या 10 दिन, एग्जाम के 7 या 10 दिन पहले, यानी कि हफ्ता 10 दिन पहले आप अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट यहां दे दी है, वो है 17 फरवरी और 20 फरवरी, यानी कि 2 डेट से एंड बोला है, अप टू नहीं बोला है। 17 फरवरी 2023 को एक एग्जाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगी, और 20 फरवरी 2023 को एक परीक्षा होगी। 17 और 20 तारीख ये डेट आप मार्क कर ले कैलेंडर में, मोबाइल में नोट कर ले, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे।
और जो मेंस की जो परीक्षा है वो है 18 मार्च 2023। यानी कि आप सोचो 31 जनवरी तक आपको भरने की लास्ट तारीख है और वहां से केवल 16 दिन ही मिल रहे हैं आपको प्रिपरेशन का। यानी आपके पास ज्यादा समय है नहीं, 15 दिन तो गए, 15 दिन तो आपके चले गए। सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है और महीने भर भी आपको नहीं है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसलिए मैंने कहा कि जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी साल भर से चल रही है बैंकिंग के लिए, जैसे आज एसबीआई क्लर्क की मेंस की परीक्षा है, कल एफसीआई की परीक्षा थी, जो लोग इनके लिए सालों से तैयारी कर रहे हैं, 1-1.5 साल तैयारी कर रहे हैं, 6-7 महीने पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा ये मौका कब मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो प्रीलिम्स की परीक्षा 17 फरवरी और 20 और मेंस की परीक्षा 18 मार्च को है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है जो आपका एज लिमिट है। एज लिमिट आप देख ले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एज लिमिट है वो कितनी है? 21 साल है। कब? 1/1/2023, यानी कि इस साल के जनवरी के पहले दिन कितना हो जाना चाहिए? 21 साल हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो भी कैंडिडेट है वो 2 जनवरी 1993 से पहले जन्म ना लिया हो, ये इस तारीख को या इसके बाद लिया हो, और 1 जनवरी 2002 के बाद जन्म ना लिया हो, यानी इसके पहले और इसके बाद जन्म ना लिया हो। इस डेट को चलेगा। तो इसके पहले ना हो, इसके बाद ना हो। मैक्सिमम एज 30 और मिनिमम एज कितना है? 21 एज ऑन 1/1। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफर्म्ड एलआईसी एम्प्लॉई है, यानी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एलआईसी में 14 साल की नौकरी में कर चुका हूं, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो यहां जो भी रिलैक्सेशन मिल रहा है मुझे, उसके अलावा मुझे 5 साल का रिलैक्सेशन मुझे और मिलेगा। मुझे एक्स्ट्रा 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो मुझे अलग से मिल जाएगा, क्योंकि मैं एलआईसी का कंफर्म्ड एम्प्लॉई हूं। इसके प्लस 5 साल जो एलआईसी के कंफर्म्ड एम्प्लॉई है, चाहे वो क्लास 1 में हो, क्लास 2 में हो, क्लास 3 में हो या क्लास 4 में हो, अगर कंफर्म्ड एम्प्लॉई है तो उन्हें 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा इसके अलावा। तो मुझे लगता है आपको एज क्लियर हो गया, 21 से 30 साल। आगे देख लेते हैं। इसके लिए क्या चाहिए? बैचलर डिग्री, यानी आप कहीं से भी अपने बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी तरह की जो बैचलर डिग्री अगर आपने कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप इसके लिए, कोई भी कैंडिडेट जो है इसके लिए क्या है? एलिजिबल है। तो बैचलर डिग्री पूरी होनी चाहिए, फाइनल ईयर नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद देखें, इसके बाद है बेसिक पे। तो इसका बेसिक पे देखिए कितना हैंडसम बेसिक पे है, वो है 53,600, 53,600 जो है इसका बेसिक पे होता है। एलआईसी में एक बात बता दूं आपको, यहां ग्रेड पे बोले कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पीएसयू है, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जैसे कि एसबीआई बैंक होता है नेशनलाइज, एलआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ग्रेड पे यहां पे नहीं होता है, आपको बेसिक आएगा। बेसिक के साथ जो है, जो बेसिक है, बेसिक के अलावा जो आपको डीए वगैरह मिलेगा, डीए के साथ आपको एचआरए मिलेगा, है ना। उसके बाद जो स्पेशल कैडर है, क्या है? जो स्पेशल कैडर अलाउंस है, जो हाल ही में करीब अभी 1 साल पहले या 8-9 महीने पहले इसको ऐड किया गया है, ये स्पेशल कैडर अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको मिलेगा एफसीए, यानी कि फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस। क्या मिलेगा? फिक्स्ड, यानी कि आप जो अगर 2 व्हीलर है या आपके पास 4 व्हीलर है तो उसके हिसाब से आपको फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस जो है आपके सैलरी में आपके क्लास के हिसाब से ऐड किया जाएगा। जैसे हम लोग को अलग से मिलता है, वैसे ही अगर आपके पास 2 व्हीलर है उसके लिए फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस अलग है, अगर आप 4 व्हीलर लेते हैं तो उसके लिए फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस जो है अलग है। तो देखिए आपके पास बेसिक पे है, आपका डीए है, आपका एचआरए है, आपका स्पेशल कैडर अलाउंस है, आपका एफसीए है, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फूड कूपन, जो आपने सुना होगा सोडेक्सो। ये सैलरी में ऐड नहीं होता है, ये सैलरी से अलग आपको एक अलग सा कार्ड मिलेगा, एक अलग सा कार्ड मिलेगा जो आपको ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए या किसी भी रेस्टोरेंट में डाइन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वहां से आप पे कर सकते हैं। हालांकि उसे एक रेंज दिया रहता है, आप अनलिमिटेड खर्चा नहीं कर सकते। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग फाइनेंशियल लिमिट दी जाती है हर महीने कार्ड में, पर डे के हिसाब से, यानी पर डे का अटेंडेंस, यानी मंथ में जितना आपका अटेंडेंस होगा। जैसे हम लोग को पर डे की मिलती है 220 रुपए, ठीक है, तो पर डे के हिसाब से हर क्लास का अलग अलग पर डे का हिसाब है।
सोडेक्सो का, उतना आपका महीने के बाद आपके अटेंडेंस के हिसाब से आपके कार्ड में चला जाएगा, जो आप अलग सिर्फ ग्रोसरी आइटम के लिए, फूड आइटम पे खर्च कर सकते हैं। ये सैलरी से अलग होता है, ये सैलरी से अलग होता है। और मेरे ख्याल से जो LIC के AA हैं उनको कम से कम 6 से 7 हजार रुपए जो है सिर्फ सोडेक्सो में ग्रोसरी और फूड आइटम के लिए आप अलग से मिलता है। इस कार्ड को आप किसी भी रेस्टोरेंट, कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज या ग्रोसरी आइटम घर में जो खरीदते हैं वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज सैलरी का यही कॉम्पोजिशन है, आपका सैलरी, बेसिक DA, HRA, स्पेशल कैटेगरी अलाउंस, FCA, ठीक है, फूड कूपन अलग से। इसके अलावा डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन, ग्रेच्युटी, आपका LTC है ना, यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन, हर 2 साल में आपको भारत से कहीं भी 4000 किलोमीटर तक की यात्रा आप कर सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। अपने जो डिपेंडेंट है, जो माता पिता का डिपेंडेंट अपने उनको एंट्री करवा के रखा है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। उसका एक लिमिटेड एक्सपेंस जो होता है, इसे एक नियम है, वो आपको LIC जो है पे करेगी, ठीक है। ग्रुप मेडिकल स्कीम है, ग्रुप आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप ले सकते हैं। और ये बिल्कुल आपका इंटरेस्ट फ्री, यानी कि जो आपका जो प्राइस है, जो आपका जो एक शोरूम प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए किसी तरह के ब्याज, आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। LIC में अगर LIC के एम्प्लॉई हैं तो फ्री ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो मंथली आपके सैलरी से कटता रहता है। मील कूपन जो मैंने कहा सोडेक्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, आप जो ब्रीफ केस लेते हैं 2 या 3 साल में एक बार जो है आपको ब्रीफ केस जो लेंगे उसका आपको एक्सपेंस आपको रीइंबर्स हो जाएगा। लेदर बैग्स लेते हैं, मोबाइल हैंडसेट जो है, ठीक है, सप्लाई ऑफ डेली, जो भी डेली का सप्लाईज है, या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टी, कॉफी, मोबाइल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा जो है एज पर रूल्स के हिसाब से आपके रिफंड हो जाते हैं, रीइंबर्स होते हैं। आपको ये यूज कर रहे हैं तो इनका बिल आपको सबमिट कर देना है, आपको रीइंबर्स हो जाएगा। तो ये भी आपका सैलरी का पार्ट नहीं है। सैलरी कैश अलग है, मील कूपन अलग है, इनके रीइंबर्समेंट बिल्कुल भी अलग है। मोबाइल लेते हैं तो उसके जो खर्चा है वो भी आपको रीइंबर्स होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं LIC के AA के पोस्ट में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो इसमें आपको दे सकता है, लेकिन कंपटीशन जो है इतना टफ हो गया है। सैलरी जब स्टार्ट करेंगे क्लास A सिटीज के लिए, शुरू में आपका मिनिमम सैलरी है 92,870 की 92,870, और इसमें ये सारे हैं। इसमें फूड कूपन नहीं है, ये अलग से कार्ड मिलेगा सोडेक्सो का, वो अलग है। तो वो भी तो खर्चा ही है। अगर मैं फूड कूपन के एक्सपेंस को भी इसमें ऐड कर देता हूं तो आपका 1 लाख तो ऐसे ही क्रॉस हो जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। इसके अलावा लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट एक्सपेंस, डेली सप्लाई, स्कूल, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टी, कॉफी, ये सब कुछ तो अलग है जो सैलरी का पार्ट नहीं है। यानी अगर पूरी तरह से हिसाब किताब लगाया जाए तो लगभग स्टार्टिंग में अगर सब जोड़ दिया जाए तो लगभग आप पकड़ लीजिए 1,15,000 से 1,20,000 रुपया के आसपास सब कुछ बनता है, ठीक है। और आगे जाके तो और ज्यादा इंक्रीमेंट है। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा बहुत सारी, एक मैंने थंबनेल का मैंने एक पार्ट क्लियर कर दिया कि LTC वगैरह क्या है। दूसरा पार्ट यह है कि मोफिसिल पोस्टिंग क्या है। अब ये मोफिसिल पोस्टिंग क्या होता है, देखिए आपने नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़िए, अब भरने से पहले सोच लीजिए कि इसमें क्या है। मोफिसिल पोस्टिंग में लिखा हुआ है कि जितने भी वैकेंसी, यानी कि जो 300 जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, इसमें से मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो मोफुसिल ब्रांच में क्रिएट हुई है। मोफुसिल का सिंपल मतलब होता है रूरल ब्रांचेस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, रूरल या जिसे बस्ती एरिया कहते हैं, जहां पे LIC की ब्रांचेस है। तो LIC की ब्रांचेस जहां भी होती है वो उतना भी रूरल नहीं होता है, लेकिन वो चूंकि वो बेल्ट ही पूरा रूरल है, भले ही कितना ही देखने में सिटी जैसा हो, उसे मफुसिल ब्रांच ही कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पहले 3 साल के लिए, यानी कि मिनिमम जो है 3 साल के लिए आपको मफुसिल ब्रांच यानी कि रूरल ब्रांच में ही सर्व करना होगा। कंपल्सरीली रूरल ब्रांच में ही सर्व करना होगा, जो आपके होम टाउन से दूर होगा, जो आपके होम टाउन से दूर होगा। ये समझ के रखिए, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है, क्योंकि LIC AA का पोस्ट इज लायबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी हिस्से में आपको सर्व करना पड़ सकता है और हर 3-4 साल में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। पर पहली पोस्टिंग आपकी मोफुसिल ब्रांच में होगी, जिसे हम लोग ग्रामीण ब्रांच या बस्ती की ब्रांचेस कहते हैं, जहां LIC की ब्रांचेस है। कम से कम 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा।
आपके डिसिप्लिन, आपके वर्किंग एक्टिविटी, जो ब्रांच मैनेजर, जो आपके इमीडिएट सीनियर ब्रांच में जो ब्रांच के हेड होते हैं, जो आपके हेड है, वो आपके प्रोबेशन के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या आपने सीआर, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हो जिसे हम लोग सीआर कहते हैं, सीआर, ये सौंपा जाएगा और उसके बेस पे आपके काम को आकलन किया जाएगा। उसके हिसाब से देखा जाएगा कि आपके प्रोबेशन को बढ़ाया जाए या आपको कंफर्म कर दिया जाए, क्योंकि मिनिमम 1 साल, जरूरत पड़ने पे मैक्सिमम 2 साल आपको प्रोबेशन पे रखा जा सकता है। तो मिनिमम 1 साल के लिए तो आपको रहना ही है। मोफिसुल ब्रांच में 3 साल के लिए आपको वर्क करना ही है, उसके बाद ही आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहां आपसे पूछा जाएगा कि आपकी चॉइस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी। 3-4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, वैकेंसी अगर होता है तो। आगे देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड। अब यहां देखिए, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय किसी तरह की बॉन्ड नहीं थी। आई ज्वाइन इन द ईयर 2007, एट दैट टाइम देयर इज नो सच थिंग, बट नाउ गारंटी बॉन्ड, यानी कि आप अगर एलआईसी ज्वाइन करते हैं तो कम से कम 4 साल तक आपको एलआईसी को सर्व करना है, जिसमें आपका प्रोबेशन पीरियड भी शामिल है। यानी 1 साल का प्रोबेशन पीरियड अगर रहते हैं तो 1 साल का प्रोबेशन और 3 साल की कंफर्म सर्विस, 4 साल काम करना है। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का हो गया तो 2 साल की कंफर्म सर्विस, 4 साल, किसी भी तरह से 4 साल आपको एलआईसी को सर्व करना है। और अगर नहीं करते हैं, उसके पहले अगर आपने छोड़ना चाहा किसी भी फॉर व्हाट एवर रीजन में भी, लेकिन एलआईसी की AA नौकरी तो पहले तो मिलती नहीं है, वैकेंसी क्रिएट नहीं होती, अगर मिल जाती है तो इससे अच्छी नौकरी एज एन LICN मुझे नहीं लगता कि और भी कोई नौकरी होगी LIC में। बहुत अच्छी शानदार नौकरी है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका है, बहुत कुछ एडवेंचर करने का मौका मिलता है ना, काम के अलावा भी। तो पेनल्टी आपको 5 लाख का भरना पड़ेगा, यानी 5 लाख का आपका बॉन्ड है, 5 लाख का तो आपको भरना ही होगा। साथ में जो GST उस समय होगा, जो एग्जीक्यूटिव बॉन्ड जो उस समय डीम टू बी नेसेसरी समझेंगे, वो GST, ये भी कैंडिडेट यानी आपको बॉन्ड करना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट करने के लिए जो भी स्टाम्प ड्यूटी, बॉन्ड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, स्टाम्प्स, एवरीथिंग, जो कुछ भी जरूरत है वो भी कैंडिडेट को ही बॉन्ड करना पड़ेगा। याद रखिए, बॉन्ड बाय द कैंडिडेट। तो ये याद रखिए, 5 लाख तो ये हो गया प्लस GST। सोचिए कहां जाएगा अमाउंट, प्लस जो भी स्टाम्प ड्यूटी, बॉन्ड, एक्सपेंस, जो भी लीगल एक्सपेंस होगा वो आपको खर्च करना पड़ेगा, कैंडिडेट बॉन्ड करेगा। अगर आप 4 साल के पहले छोड़ देते हैं तो 4 साल आपको LIC में सर्व करना ही होगा, क्योंकि इससे LIC किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल लॉस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, भैया ये इसको अप्लाई करने के लिए पैसा कितना देना है? तो बहुत आसान है। अगर आप SC हैं, ST हैं, PWBD स्टूडेंट हैं तो आपको 85 रुपए देने होंगे, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आपको मांगा जाएगा उस समय जो दिखेगा वो देना है, प्लस इसके ऊपर जो GST बनती है वो आपको देना है, यानी मिनिमम 100 रुपए पार हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और दूसरे जो भी कैंडिडेट हैं यानी कि OBC हुए, जनरल हुए, उनको मिनिमम 700 रुपए, बताइए बहुत ज्यादा होते हैं 700 रुपए, 700 रुपए देने होंगे। साथ में देने होंगे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो इसी के बेस पे होंगे, जो इससे कहीं ज्यादा होंगे, प्लस आपको GST देना होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये सब ले दे के आई थिंक 800 तो क्रॉस कर जाएगा, मुझे ऐसा अनुमान लगता है कि मे बी 800 क्रॉस कर जाना चाहिए। लेकिन मिनिमम एक्सपेंस आपका 700 है अगर आप जनरल या OBC है, और SC ST PWBD है तो मिनिमम 85 रुपीज है, बाकी चार्जेस को छोड़ के। ठीक है, आगे अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भाई परीक्षा होगी कैसी? तो कैसी होगी? जैसी बैंक की होती है वैसी होगी। प्रीलिम्स में रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। रीजनिंग 35 मार्क्स की है, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स। आपका क्वांट जो है 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स, और इंग्लिश जो है 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है। और यहां डबल स्टार है, समझिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स कितना जोड़ा गया है? 70, यानी कि ये 30 यहां पे इंक्लूड नहीं है। अगर आप SC ST यानी अगर आप SC हैं, ST हैं और PWBD स्टूडेंट हैं तो रीजनिंग में जहां 35 नंबर है आपको 16 नंबर लाने होंगे, और अगर आप जनरल या दूसरे कम्युनिटी के हैं, AWS है, तो आपको 18 नंबर लाना होगा। और इस सेक्शन के लिए आपको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट आपको मिलेंगे। तो ये मार्क्स लाने हैं इस सेक्शन में मिनिमम 16 नंबर। पहले ही बता दिया है कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होगा। आपको इस सेक्शन में आउट ऑफ 35 SC ST PW को लाना है 16, जनरल लाना है 18, यानी कि पहले बता, तैयारी कर लो अपना। मैथ्स की बात करें तो 35 में यहां पे मीडियम सेम है,
लैंग्वेज, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 16 यहां भी लाना है, 18 यहां भी लाना है, इसके लिए भी 20 मिनट है। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश का मार्क्स मेरिट में, यानी कि जो मेरिट कह लो आप, या आप जो है रैंकिंग कह लो, इसमें ये नंबर काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। किस नेचर का है? क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग क्या है? एससी एसटी जो पीडब्ल्यूबी है इनको लाना होगा सिर्फ 9 नंबर, और जो जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो भी है उनको लाना होगा 10 नंबर। टाइम यहां भी 20 मिनट ही दिया हुआ है। लेकिन इंग्लिश में मिलने वाले मार्क्स प्रीलिम्स में जितने भी टोटल मार्क्स मिले हैं उसकी रैंकिंग से बाहर के होंगे, लेकिन आपको पास तो होना पड़ेगा। इस सेक्शन में भी 9 लाना होगा इनको, और 10 लाना होगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लाना ही होगा। तो यहां पे साफ साफ बता दिया है कि जो सेक्शनल कट ऑफ है ये आपको एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो रीजनिंग में जनरल को 18 बाकी को 16, क्वांट में जनरल को 18 बाकी को 16, इंग्लिश जिसकी मार्क्स काउंट नहीं होगी 10 नंबर जनरल को, 9 नंबर बाकी को एससी एसटी को। तो देखिए 100 नंबर का मार्क्स है, आपका रैंकिंग 70 पे ही काउंट होगा कि आउट ऑफ 70 आपने कितना लाया है। इसमें खाली ये देखा जाएगा कि आपने पास किया है कि नहीं इंग्लिश में, बाकी रैंकिंग के लिए 70 नंबर में कितना मिला है उससे ही काम होगा। पूरा 1 घंटे का पेपर है। ठीक है, अब आते हैं मेंस की परीक्षा में। ये देख लीजिए मेंस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इसके पहले चीजों को क्लियर कर लें। मेंस में देखिए 5 सेक्शन है। सबसे जो पहला है मैं यहां बता देता हूं। सबसे जो पहला है वो है रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, पर मैक्सिमम मार्क्स है 90, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर करके है, तो 90 हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको एग्जाम दे सकते हैं। यहां भी आउट ऑफ 90 सेक्शनल कट ऑफ आपको दिया है। एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूबी है तो 40 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, बाकी जितना आप एक्स्ट्रा लाएंगे वो मेरिट बनेगा आपका। और जो दूसरे कैंडिडेट है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू उनको लाना होगा 45, यानी इनसे केवल 5 ज्यादा लाना होगा। 40 मिनट होगा एक सेक्शन के लिए। जीके और करंट अफेयर की हम बात करें, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ध्यान से देखिएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर अलग है और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस अलग है। ये इंपॉर्टेंट है, बैंक में ऐसा नहीं होता, साथ में होता है। यहां भी 30 क्वेश्चन है लेकिन 60 नंबर है, यानी जीके के हर क्वेश्चन में 2 नंबर करके दिया गया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को लाने हैं 27 नंबर, और बाकी जनरल और बाकी को लाने हैं 30 नंबर। इसके लिए केवल 20 मिनट है, जो कि रीजनिंग से हाफ आपको टाइम दिया हुआ है। डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में जो है 30 क्वेश्चन है, 3 नंबर करके एक क्वेश्चन, यानी कि 90 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यू को सेम रीजनिंग की तरह ही 40 लाना है सेक्शनल कट ऑफ, और बाकी को लाना है कितना 45। इसमें भी 40 मिनट का समय है। जैसे बाकी बैंक में क्या होता है, कट ऑफ लोग डिसाइड करते हैं सेक्शनल कट ऑफ क्या है, और ओवरऑल कट ऑफ अलग होता है। यहां तो आपको सेक्शनल कट ऑफ पास करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, आपको हर सेक्शन में पास करना होगा। उसके बाद जो आप मार्क्स ला रहे हैं उसके ऊपर वो आपके मेरिट के लिए काम आएगा। अब आते हैं मेन मुद्दा, जिसमें मैं अब सोचता हूं कि एक्सपर्ट हूं। इंश्योरेंस मैं तो सभी की एक्चुअली क्लास करता हूं ऑफलाइन पे, ऑनलाइन में भी इसको फिलहाल मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन शुरू करने की सोच रहा हूं क्योंकि मैं तैयारी चल रहा है। लेकिन ऑफलाइन बैच हमारा हर साल चलता है और हर साल कई लोगों की नौकरी बैंक वगैरह में हो जाती है। खैर, दूसरा मुद्दा है इंश्योरेंस फाइनेंशियल एंड मार्केट अवेयरनेस। 30 क्वेश्चन आएंगे यहां से, जो कि इंश्योरेंस से और एलआईसी का जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वहां से आएंगे। हर क्वेश्चन में 2 नंबर है, जैसे कि जीके में था। 60 नंबर यहां भी है। लैंग्वेज बाइलिंगुअल है। एससी एसटी को लाने हैं 27, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लाने हैं 30, माने इससे 3 नंबर ज्यादा। इसमें भी 20 नंबर है, जैसा कि जीके में था। ये आपका बनता है टोटल 120 क्वेश्चन, 30 30 30 30, और जो मार्क्स है वो हो गया टोटल कितने 300 मार्क्स के एक परीक्षा होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये उन्हीं का चेक होगा जो इस परीक्षा में पास करेंगे। मेंस की परीक्षा के जो है यहां पास करेंगे, उन्हीं का पेपर चेक होगा। कितने क्वेश्चन होंगे, केवल 2, यानी एक होगा लेटर राइटिंग, एक होगा एसे राइटिंग। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, और 25 नंबर होगा। यहां भी डबल स्टार देख रहे हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जहां 2 क्वेश्चन है, एक लेटर और एक एसे, कुल 25 नंबर है।
SC ST को लाने हैं 9 नंबर, जनरल OBC EWS को लाने हैं 10 नंबर। आधे घंटे में आपको दोनों करना है और ये सेक्शनल कटअप होगा पास करने का। इसमें मिले गए मार्क्स यानी कि ये जो एसे राइटिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज है डिस्क्रिप्टिव, इसमें मिलने वाले मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काम नहीं आएंगे। जैसे प्रीलिम्स में इंग्लिश क्वालिफाइंग था, यहां भी डिस्क्रिप्टिव क्या है, क्वालिफाइंग है। पास तो आपको होना पड़ेगा इतना नंबर लेके, लेकिन नंबर आपके काउंट नहीं होंगे। 300 में आपके मार्क्स कितने आए हैं वो काउंट होंगे। और प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 जो था क्वेश्चन 70 नंबर था इंग्लिश छोड़ के, 70 में वहां कितने मिले हैं और यहां 300 में कितने मिले हैं, ये दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी, रैंकिंग बनेगी। इंग्लिश दोनों का ही काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है देख ले, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, के लिए काउंट नहीं होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर उन्हीं कैंडिडेट का चेक होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट मेन एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि 300 नंबर का है, इसमें जो कैंडिडेट पास करेंगे बच्चों उन्हीं का चेक होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। पास नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करके क्या फायदा, ठीक है। आगे तीसरा फेज है इंटरव्यू। तीसरा फेज है इंटरव्यू और यहां पे सीधे सीधे बात करते हैं। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC के बड़े बड़े अधिकारी, DM, SDM या वहां के मार्केटिंग मैनेजर सेल्स जो भी वहां पे होते हैं, इसकी इंटरव्यू लेते हैं। टोटल 60 नंबर है, लेकिन मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स आर 60। क्वालिफाइंग मार्क्स, यहां भी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स है, उसके नीचे मिलेगा तो आपको तो सिलेक्शन ही नहीं किया जाएगा। तो एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के हैं और OBC के हैं, इनको 50% यानी कि 30 नंबर इनको इंटरव्यू में लाना होगा। 30 नंबर, 60 में से 30 नंबर। और जो SC है, ST है, PWBD है, इनको जनरल से सिर्फ 3 नंबर कम यानी कि 27, यानी कि ज्यादा का फासला नहीं है। यानी आपके परफॉर्मेंस से बहुत कुछ डिपेंड करता है। यानी अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा में अगर आपने हाईएस्ट मार्क्स अगर लिया है तो यहां इस 3 नंबर ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये यहां पे जिनको भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं मिलेगा, जो कि LIC ने डिसाइड किया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग उनको नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और LIC का जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा सब पे। तो ये बहुत जरूरी है, यहां भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का ये LIC का AA की जो 300 पोस्ट आई है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दे। तैयारी अगर पूरी है तो इसके लिए आपको GK आपको अलग से करना है और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंश्योरेंस अवेयरनेस, जो LIC फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो आपको अलग करना होगा। GK एंड करंट अफेयर वो आपको अलग करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक GK एंड करंट अफेयर की बात है तो जैसे कि ट्रेडिशनल एग्जाम्स में जो करंट अफेयर जिस तरीके से आते हैं, ओलंपिक का, स्पोर्ट्स का, नोबेल प्राइज का, बुक्स का, ऑथर्स का, कुछ थोड़े मोड़े हो सके तो इंश्योरेंस सेक्टर या बैंक से, वो वैसे वाले ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी जितने भी हैं, खासकर LIC रिलेटेड फैक्ट्स, वो आपके इस तरफ आ जाएंगे। तो ये 2 सेक्शन है GK का। GK के 2 पार्ट है, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इधर हो गया हमारा इंग्लिश हो गया। तो ये था, आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, अगर ले दे के बात करें तो आज एग्जाम आपको भरना है और 17 फरवरी और 20 तारीख को आपकी परीक्षा है, यानी कि 1 महीना आपके पास, केवल 1 महीना है तैयारी करने की। और उसके बाद 18 मार्च को आपको मेंस की परीक्षा है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाले समय में यहाँ बैंकिंग, इंश्योरेंस की बेहतरीन तैयारी की जाएगी। हमारे ऑफलाइन बैच में तो मैं कराता हूँ, मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिल पाता है कि मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस की ऑनलाइन तैयारी कराऊँ, लेकिन डिमांड्स बहुत है, ऑफलाइन में बहुत सक्सेसफुल हुए। तो कोशिश करेंगे जल्दी कि ये जो LIC AA है और जो बैंकिंग, PO, RBI, ग्रेड B, नाबार्ड के कुछ पोस्ट वो तो हाईफाई है, इनको लेकर मैं आऊँ आपके पास यूट्यूब पे। जल्दी ही अच्छी खबर आएगी आप लोगों के लिए। और काबिल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, वीडियो को लोगों तक पहुंचा दे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मोरल ऑब्लिगेशन है। नहीं पहुंचाते हैं, नहीं किसी को शेयर करते हैं, मत कीजिए, लोड मत लीजिए, देखते रहिए, है ना, और समझते रहिए, परीक्षा जरूर पास कीजिए। तो मैं राजेश सर आज लेता हूं आप सबसे विदा। थैंक यू।